नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। साथियों, आप सभी को पता है कि आप अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, जो पीटीपीएससी हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतिहास का कितना अहम रोल होता है और इतिहास में खास करके आधुनिक इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास की जो पहली आधुनिक इतिहास की जो पहली क्लासेज यहाँ से मिली हुई थी आप लोगों को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई, उसका कैसे भारत में आगमन हुआ, कैसे-कैसे वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाता गया, इस विषय में हम लोग चर्चा किए थे, पूरी क्लास वहाँ पे लिए हुए थे। आज ये आधुनिक इतिहास की जो दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग प्लासी के युद्ध एवं बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे, जिससे बंगाल पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य होता है, वो पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। तो कैसे प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की गई, कैसे बक्सर युद्ध हुआ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत यानी डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ए टू जेड जानकारी यहाँ से इस युद्ध के बारे में आप लोग को दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से इंपॉर्टेंट रोल इसमें फैक्ट यहाँ से एग्जाम में उठाए जाते हैं। सारे फैक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल पर जो अंग्रेजी आधिपत्य था, उसके बारे में कुछ वीडियो मैंने मतलब कुछ बातें उसमें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी, वो ब्लैक होल घटना से तैयार हुई थी, यानी जिसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल घटना, इसे मैंने पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से इसके बारे में बताया था कि ब्लैक होल घटना क्या है। ब्लैक होल घटना ये कब घटित हुई थी? ये 20 जून 1756 की रात को घटित हुई थी। 20 जून 1756 की रात को यह घटना घटित हुई थी। और यह घटना क्या था? जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में कैद कर दिया था। 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े कमरे में कैद कर दिया था। सोचिए, इतने छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया था। और 3 दिन बाद यानी 23 जून 1756 की रात को जब दोबारा इसको खोला गया, इस कोठरी को खोला गया, तो इसमें मात्र 23 जिंदा बचे थे, बाकी सबके सब मर गए थे। तो इसी घटना को ही क्या कहा जाता है? काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल घटना, जिसने अंग्रेजों को एकदम से कहा जाए तो स्तब्ध कर दिया था। और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई इसी समय जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अंग्रेज सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसके नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजी गई, जिसके उपरांत प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि क्या हो गई? वो तैयार हो गई। ये एक बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां, जो कि सिराजुद्दौला से पहले थे। उन्होंने इनके बारे में कहा था, अंग्रेजों के बारे में, कि अगर यदि उन्हें ना छेड़ा जाए, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहादत देंगी, और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा अंग्रेजों के बारे में कहा गया था, जो कि अली वर्दी खां ने कहा था। एक कमेंट उस पर अंग्रेजों के ऊपर डाला था। और जो बात यहाँ पे सच होती हुई दिखी प्लासी के युद्ध में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये ब्लैक होल घटना से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने इस युद्ध को अपनाया हुआ था। आइए हम लोग इस युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि जानते हैं। कैसे इस युद्ध में आगे क्या क्या हुआ था, किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव, ये कहा जाए रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है, क्योंकि प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, जिससे अंग्रेजों की एक तरीके से कहा जाए नीति सफल मानी जाती है इंडिया में शासन करने की। तो अगर पृष्ठभूमि अंग्रेजों की कहीं से तैयार हुई, तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से ही तैयार होती है। और दोनों का जो लीडर था अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध को संभालने वाला, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके बाद उसने इस पूरे इतिहास को ही बदल डाला था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 23 जून 1757 को जब ये घटना घटित हुई, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला की तरफ से इसकी सेना में बहुत सारे लोग थे, जैसे मीर जाफर हो गया, जो इसका सेनापति था। एक सेनापति था सिराजुद्दौला की तरफ से, मीर जाफर, जो एक धोखेबाज था। ये इसका सेनापति था, जो कि बहुत धोखेबाज था। बाद बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे नवाब के पद का लालच देकर इसे अपनी तरफ मिला लिया था। इसके अलावा भी इसके मीर मदान और मोहनलाल, दो बहुत ही वफादार थे। मीर मदान मीर मदान और मोहनलाल,
मीर मदान और मोहन लाल दो बहुत वफादार इसकी तरफ सेनापति थे, जो कि सिराजुद्दौला की तरफ से थे। और मीर मदान और मोहन लाल ने पूरी बहादुरी के साथ सिराजुद्दौला का साथ दिया था। लेकिन अमीन चंद, मीर जाफर, अमीन चंद और राय दुर्लभ जैसे कुछ बहुत ही, कहा जाए, धोखेबाज इसकी सेनापति इसकी सेना में शामिल थे, जिसकी वजह से इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों को जीत का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और कहा जाए तो बंगाल में एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी अंग्रेजी शासन की प्लासी के युद्ध के बाद। बंगाल में जो पृष्ठभूमि अंग्रेजों की तैयार हुई थी शासन की, वो इसी प्लासी युद्ध के साथ ही तैयार हुई थी, क्योंकि प्लासी युद्ध को इसने जीत लिया था। सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर, अमीन चंद, राय दुर्लभ, ये कुछ बहुत नामी गिनामी जो हस्तियां थी, इन्होंने जाके रॉबर्ट क्लाइव से जो है अंदर अंदर जो है अपनी बात कर ली, और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव में बंगाल का नवाब बनाने का एक तरीके से वादा कर दिया कि अगर आप मेरा साथ दोगे, सिराजुद्दौला को हराओगे, तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और बाद में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से मिलके सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। इस वजह से सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हो जाती है। मीर मदान और मोहनलाल बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अगर कहा जाए, जैसे ही मोहनलाल की मृत्यु होती है, सिराजुद्दौला भाग जाता है, और इस तरीके से अंग्रेज, इस तरीके से कहा जाए, बहुत आसानी से इस युद्ध को जीत लेते हैं। और इसके बाद क्लाइव ने जैसा कि अपना वादा किया था, वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। किसको? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को। इसे मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसको कहा जाता है? कर्नल क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है। उसमें तीन चार नाम आपको दे दिया जाएगा, मीर जाफर, मीर कासिम, अमीन चंद, सिराजुद्दौला, ऐसे कई नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नल क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को कहा जाता है, क्योंकि मीर जाफर बहुत ही एक तरीके से कहा जाए धोखेबाज था। ये जाके रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था, और अपने ही नवाब को जो धोखा दे करके जाके अपनी गद्दी पाने के लिए दूसरे से जाके मिल गया था, और बाद में ये बंगाल का नवाब भी बन गया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों के साथ भी इसकी साठगांठ बहुत अच्छे से नहीं बैठी थी। अब जब इसे बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को, तो मीर जाफर ने इसके बदले में रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों को क्या दिया? इसके बदले अंग्रेजों को 3 लाख का व्यक्तिगत उपहार दिया था। 3 लाख का व्यक्तिगत उपहार अंग्रेजों को दिया था, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को दिया था। और 24 परगना जिला, 3 लाख उपहार दिया था। 3 लाख व्यक्तिगत उपहार रॉबर्ट क्लाइव को दिया था। और 24 परगना परगना जिले की जो है राजस्व वसूली जो है किसको दे दिया? 24 परगना जिले की राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। सोचिए, इतना जो है कुछ ये मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों को दे दिया था। यहीं से धीरे धीरे अंग्रेजी न्यूज जो है बंगाल में वो बढ़ती चली गई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहीं से बंगाल जो था वो सीधे सीधे अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इसी युद्ध के बाद बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया था। अगर अब बात की जाए, तो जैसा कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने कहा ही था, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहादत देंगी, और अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो मार मार कर काट डालेंगी। यही मीर जाफर के साथ हुआ। मीर जाफर ने उनका साथ दिया तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया, और जिसने साथ नहीं दिया, जिसने थोड़ा सा अ, खुदगर्जी दिखाने की कोशिश की, उसको जो है क्या किए, युद्ध में परास्त करके उसको उसकी हत्या कर दिया, उसको वहां गद्दी से हटा दिया। इस तरीके से इनका काम चलता रहा। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बनाया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बनाया था। लेकिन मीर जाफर जो था, वो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, कि अगर मैं बंगाल का नवाब बन गया हूँ, जैसे पिछले नवाब रहते थे एकदम पूरे मुक्त थे, अंग्रेजों से उनका कोई मतलब नहीं था, उसी तरीके से चाहता था कि मैं भी मुक्त रहूं, अंग्रेजों के दबाव में काम ना करूं। बाद में ऐसा सोचने लगा। तो ऐसा मुक्ति, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए मीर जाफर ने किसका सहारा लिया? डचों का। जो यूरोपीय व्यापारी आए थे, उनमें एक डच भी थे। तो डचों का सहारा लेना चालू कर दिया मीर जाफर ने। और जब अंग्रेजों की इस बात की हनक हुई, तो डचों से अंग्रेजों की क्या हो गई? युद्ध हो गई। डचों से अंग्रेजों की युद्ध हो गई। और बेदरा का युद्ध, जिसे कहा जाता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से परास्त करके भारत से बाहर ही खदेड़ दिया, और मीर जाफर की जो है चाल वो नाकामयाब कर दी। यानी मीर जाफर जो डचों का सहारा लेकर के अंग्रेजों से मुक्ति पाने को सोच रहा था, अंग्रेजों ने डचों को ही बाहर भारत से हरा कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में 1759 में।
और मीर जाफर को हटा करके अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके किसको बंगाल का नवाब बना दिया? तो मीर कासिम को। बंगाल का नवाब किसको बना देता है? मीर कासिम को। आप लोग ध्यान से नाम को नोट करिएगा। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है कि अब चलिए ठीक है, एक गया, अब दूसरा मेरी तरफ से कुछ काम करेगा। लेकिन मीर कासिम बहुत ही योग्य था। मीर कासिम क्या था? बहुत ही योग्य शासक था। बहुत ही योग्य शासक था। ये बस खाली गद्दी भी इसको मिली। गद्दी पाने के बाद इसने अंग्रेजों की एक भी ना सुनी, और जैसे ही इसको गद्दी मिली, इसने तीन बहुत महत्वपूर्ण काम किए। तीन बहुत महत्वपूर्ण काम क्या किए? पहली जो थी वो राजधानी मुर्शिदाबाद से, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का मतलब क्या था? मुर्शिदाबाद ये बंगाल में था, और मुंगेर जो था ये बिहार में था। मुंगेर कहाँ था? बिहार में था। अब भी क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का एक तरीके से आधिपत्य हो चुका था, तो ये मुर्शिदाबाद बहुत सुरक्षित नहीं था। जबकि मुंगेर जो था ये, यहाँ पे अंग्रेजों का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाता। इसलिए मीर कासिम एक बुद्धिमानी का खेल खेला कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद क्या किया? इसके बाद जैसे ही राजधानी को स्थानांतरित करता है, अगले कुछ ही दिनों में इसने क्या किया? जो अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की परमिट व्यवस्था प्राप्त थी, उस परमिट व्यवस्था को भी इसने समाप्त कर दिया। अब अंग्रेजों ने इसको अपने विशेषाधिकार का हनन समझा कि इसने तो मैंने बंगाल का नवाब बनाया, उल्टा मेरे ही साथ एक खेल खेल रहा है। और तीसरा काम क्या किया था? मीर कासिम जो था, अपने सैनिकों को वो प्रशिक्षित करने की जो ट्रेनिंग पद्धति चलाई, वो किस किस पद्धति पर चलाई? यूरोपीय पद्धति पर। यानी जो अंग्रेज सेना थी, उसकी जो कुछ सैनिक थी, वो कुशल सैन्य क्षमता वो बहुत ही मजबूत थी, पूर्ण रूप से ट्रेंड होते थे। तो मीर कासिम भी अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस तरीके से मीर कासिम अगर कहा जाए तो बहुत ही योग्य था। लेकिन अंग्रेजों ने मीर कासिम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने मीर कासिम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसके राजमहल की जांच के लिए, यानी जो उसकी राजधानी थी वहां की जांच के लिए एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी भेजी। और जिसका मीर कासिम ने कत्लेआम करवा दिया। और कत्लेआम करवा दिया, उसे जिसे का क्या कहा जाता है? उस कत्लेआम को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जो मीर कासिम ने, अंग्रेजों के द्वारा एक टुकड़ी भेजी गई थी कि मीर कासिम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए, उसकी राजमहल की जांच करने के लिए, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। हालांकि अंग्रेजों को इसकी भनक तो पहले से ही लग गई थी। जैसे उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया, उसके बाद बंगाल से अंग्रेजों को परमिट व्यवस्था जो व्यापार करने की थी उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति पर जो प्रशिक्षित कर रहा था, इन सब चीजों की जांच के लिए, और जो यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित कर रहा था, वो भी उसमें जो प्रशिक्षित करने वाला था वो फ्रांस का सेनापति था। फ्रांस का एक व्यक्ति था जो यूरोपीय पद्धति पर मीर कासिम के सेनाओं को क्या कर रहा था? ट्रेंड कर रहा था, जिससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आहत हुए। और उसके लिए एक सेना भेजी थी जिसका कत्लेआम मीर कासिम के द्वारा करवाया गया था, जिसे क्या कहा गया? पटना हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसके बाद अगर कहा जाए तो मीर कासिम जो था, ये पटना हत्याकांड के बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला गया। किसके पास? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। उस समय कौन था अवध का नवाब? शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला के साथ चला गया और शुजाउद्दौला के पास गया। इसके बाद क्योंकि अंग्रेजों ने क्यों शुजाउद्दौला के पास गया था? क्योंकि अंग्रेजों ने मेजर एडम्स, एक अंग्रेज था उसका नाम था मेजर एडम्स। मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना भेजी थी मीर कासिम से लड़ने के लिए, जिसके लिए ये मीर कासिम जो था वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास चला जाता है। और इस तरीके से मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम, उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल बादशाह था, मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिलकर शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया। और जिसका परिणाम किस रूप में सामने आया? जिसका परिणाम बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। जिसका परिणाम बक्सर के युद्ध के रूप में सामने आया। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और ये इसका परिणाम क्या होता है? इसमें संगठन की विजय होती है कि पराजय होती है, इसके बारे में आप लोगों को खैर पता ही है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है?
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध डेट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। कभी कभी डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता है, तो आप लोग डेट याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध का डेट था 23 जून और बक्सर के युद्ध का डेट है 22 अक्टूबर को। तो इसमें मीर कासिम के द्वारा जो संगठन निर्मित किया गया था, उस संगठन में एक तरीके से कहा जाए तो संगठन की पराजय होती है इस युद्ध में, और अंग्रेजों की क्या होती है, विजय होती है। इसमें मुगल सम्राट बादशाह जो था वो कौन था, शाह आलम द्वितीय था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। मतलब तीनों को हम लोग लिख देते हैं, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये कौन था, ये मुगल सम्राट था, ये मुगल सम्राट था उस समय, मुगल सम्राट था बादशाह आलम द्वितीय। इसके अलावा सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ये कौन था, सुजाउद्दौला था ये अवध का नवाब, अवध नवाब था सुजाउद्दौला। जबकि बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, मीर कासिम। ये सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के एक संगठन निर्मित किया था, और इस संगठन की क्या हुई थी, हार हुई। और जबकि अंग्रेजों की तरफ से जो इस सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ सेना का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन मुनरो ने। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अंग्रेज सेना का जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन मुनरो। ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए, एक तरीके से इसकी रणनीति बहुत अच्छी थी। लगभग 3 घंटे में ही बाजी अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। इस युद्ध में मात्र 3 घंटे में ही बाजी अंग्रेजों के हाथ आ गई। सोचिए, जहां जहां इतने बड़े बड़े नवाब, मुगल सम्राट हो, अवध के नवाब हो, बंगाल का नवाब हो, तीनों नवाब मिलके अंग्रेजी सेना को नहीं हरा सकते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सेना उस समय पूर्ण रूप से ट्रेंड थी, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थी, उनके पास अच्छे हथियार थे, और पूरे पूरे देश को एक तरीके से कहा जाए, प्लासी युद्ध के बाद पूरे बंगाल को अपने कब्जे में कर लिए थे। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी मजबूत थी अंदर से, उनकी जो सेना थी वो सैन्य प्रशिक्षण में बहुत आगे था। इसलिए इस युद्ध को, और साथ में जो शाह आलम द्वितीय था तो कहीं ना कहीं से दबाव पहले ही आ गया था, जिसकी वजह से युद्ध का निर्णय बहुत जल्द ही हो गया। मीर कासिम जो था वो कहीं से जाके भाग निकला, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला जो था वो भी अंग्रेजों से जाके लास्ट में मिल जाता है। इस तरीके से मात्र 3 घंटे में ही, मात्र 3 घंटे में ही इस युद्ध का निर्णय आ जाता है। सोचिए, 3 घंटे में ही इस युद्ध का निर्णय आ जाता है। और अगर कहा जाए, इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट जो था, बंगाल के नवाब तथा अवध के नवाब, वो अंग्रेजों के हाथों की क्या बन गए थे, कठपुतली मात्र बन गए थे। एक ऐसा युद्ध था, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को इस युद्ध में जो विजय मिली थी, इस विजय के बाद केवल बंगाल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अंग्रेजों का क्या हो गया, आधिपत्य हो गया। अंग्रेजों का क्या हो गया, वो आधिपत्य पूरे हिंदुस्तान में हो गया। उनको लगा कि अगर मैंने मुगल सम्राट को और अवध के नवाब को, बंगाल के नवाब को अगर मैंने परास्त कर दिया तो बचा कौन है, इसके अलावा तो कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो हिंदुस्तान में और जाके मेरे खिलाफ कोई सर उठा सकता है। कुछ क्षेत्रीय नेता जो थे, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो थी उस समय पे, वो अपने में ही सक्षम रहती थी, अपने में ही रहती थी, ज्यादा इधर उधर नहीं करती थी। लेकिन जो मुगल सम्राट था, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था, इसमें वाराणसी के राजा चेत सिंह थे, वो भी थोड़ा सा इस युद्ध में हिस्सा लिए थे, लेकिन वो भी किनारे किनारे से ही उनकी कहानी खत्म हो गई थी। इस तरीके से अगर बात की जाए तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों के द्वारा संगठन बनाया गया था। उस संगठन की युद्ध में पराजय हुई थी, और कैप्टन मुनरो जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसकी जीत हो गई थी। मीर कासिम को हटा करके इस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ, और समझौते के तहत मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। यानी अंग्रेजों ने सोचा मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था ही, कर्नल क्लाइव का गीदड़ था एक तरीके से। फिर जाके अंग्रेजों से गिड़गिड़ाने लगा, तो फिर से जो है मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। और एक तरीके से कहा जाए, निसंदेह इस युद्ध ने भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया, जिसे स्वतंत्रता के बाद ही मिटाया जा सका। यानी जो बक्सर का युद्ध था, इस युद्ध के बाद भारतीयों की हथेली पर दास्ता शब्द लिख दिया गया है। यानी अंग्रेजों के दास्ता हो गए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए वो, और जिससे वो गुलामी तब तक नहीं मिटी जब तक हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं मिल गई। इस युद्ध के बाद दो कहानियां होती हैं, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जिसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं फैक्ट। तो हम लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में पहले जान लेते हैं। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। देखिए यहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव आ गया, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय के बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, वो जो कि मुगल सम्राट था। इस युद्ध कहा जाता है कि एक ऐसी संधि थी, ऐसी संधि जो पूरे मतलब कहा जाए तो बंगाल के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। ये संधि जो थी वो बंगाल के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, जिसने अंग्रेजों की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रख दी, जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रख दी। इसका मतलब क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश अपने हिसाब से अब प्रशासन चलाएंगे, उनको कोई देखने ताकने वाला नहीं होगा, बस खाली जो बीच में आएगा उसको पेंशन देके हटा देंगे, किनारे लगा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें संधि की सबसे खासियत क्या थी, सबसे खास बात क्या थी, जिस जो हिंदुस्तानियों को जो सबसे ज्यादा परेशान की, वो क्या थी? मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा देश के लगभग एक चौथाई हिस्से पर अपना कब्जा किया हुआ था। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का देश के लगभग एक चौथाई हिस्से पर कब्जा था। इतने की दीवानी जो थी वो अंग्रेजों को दे दिया, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। और बदले में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को क्या दिया? बदले में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को केवल 26 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया। 26 लाख रुपए पेंशन देने का वादा किया। इसी से ही मुगल बादशाह शाह आलम खुश हो गया कि हमको 26 लाख रुपए पेंशन मिलेगा ही, अगर इस पे भी नहीं तैयार होंगे तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा सोच के उसने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। और एक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, एक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, कभी कभी स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछ लेता है। गुलाम हुसैन ने इस संधि के बारे में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना समय भी नहीं लगा जितना एक गधा खरीदने में समय लगता है। यानी गुलाम हुसैन ने इस पे कटाक्ष किया था इस संधि के लिए कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना समय भी नहीं लगा जितना कि एक गधा खरीदने में लगता है। ठीक है। इसके बाद बात आती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। इलाहाबाद की, हालांकि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो थी इसका डेट पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जबकि दूसरी संधि जो हुई थी इलाहाबाद की, ये इसी के 4 दिन बाद 16 अगस्त, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सोचिए 12 अगस्त को यह हुआ था और 17 अगस्त को यह हुआ था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि की खास बात क्या थी? ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ था। किसके साथ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ था। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के साथ था। और किसने किया था ये? ये भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। ये भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। अब ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला को क्या मानना पड़ा था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को जो इलाहाबाद के कुछ क्षेत्र थे, कड़ा एवं मानिकपुर, कड़ा एवं मानिकपुर, इसे कड़ा एवं मानिकपुर क्षेत्र को, कड़ा एवं मानिकपुर को किसको देना था? ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देना था, देना पड़ गया। यानी कड़ा एवं मानिकपुर क्षेत्र को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देना पड़ेगा, ऐसा संधि की शर्त में कहा गया। और इसके अलावा 50 लाख रुपए जो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अवध के नवाब को अंग्रेजों को देना पड़ेगा। यानी 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 50 लाख। सोचिए अंग्रेज क्या हो गए थे, मतलब अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अब मैं जो कहूंगा वो यहाँ पे होगा, उनके जरिए सारा काम होगा। अब मुगल सम्राट, बाकी जितने भी नवाब वगैरह थे, सब उनके हाथों की मात्र कठपुतली हैं। अब जो भी चलेगा वो अंग्रेजों का राज चलेगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर अपना कैसा कब्जा धीरे धीरे कैसे स्थापित किया, ये बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से उनका कब्जा भारत में स्थापित हो गया था। और जिसमें खास रोल था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश राज्य के संस्थापक के रूप में बहुत अहम योगदान माना जाता है इनका भारत में। तो इस तरीके से आगे की क्लास में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसमें जो गवर्नर जनरल आते हैं, अब 1757 के बाद से 1857 का ईस्वी जो होता है, यानी 1757 से 1757 से 1857, ये जो समय होता है इसे कंपनी के शासन के रूप में जाना जाता है, भारत में कंपनी के शासन के रूप में। क्योंकि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होता है,
उसके बाद दोबारा भारत पर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्जा होता है, मतलब अधिकार चलता है। लेकिन 1757 और 1857 के बीच में जो कानूनी दांव पेच चलता है वो कंपनी का चलता है, जो कि भारतीयों को बहुत परेशान करके रख देता है, जिसके बारे में हम लोग एक एक गवर्नर जनरल के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिए अगर पहली बार आए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।